अस्सलाम वालेकुम। आज दो दहशतगर्दी के बड़े वाक़यात, एक में तो सिक्योरिटी वालों जो है उनकी फ़ौरी तौर पर एक्शन से चारों दहशतगर्द मारे गए, लेकिन दूसरा वाक़या उसमें शहादतें हुई। पुलिस वालों ने भी जानें दी, लेकिन उसमें साथ सिविलियन जो थे उस दहशतगर्दी की नज़र हुए। पाकिस्तान को इस दहशतगर्दी के इशू के ऊपर कैसे काबू पाना है, ये आज के एक प्रोग्राम का हमारा एक हिस्सा होगा। और दूसरा जो मेन टॉपिक है हमारा डिस्कशन का आज के इस इंटरव्यू का, वो मेन टॉपिक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्रोटेस्ट रैली से आगाज़ 3 सितंबर से और बाद में 6 को। तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी क्या होगी, पनामा पेपर्स के ऊपर ये कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या जो हुकूमती इदारे जिनकी ज़िम्मेदारी है, FBI हो, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हो या SCCP हो, वो इस प्रोटेस्ट के नतीजे में मजबूर होंगे कि तहकीकाती अमल को आगे बढ़ाएं। और कराची के अंदर जहां MQM के अंदर तब्दीलियों का एक ऐसा अमल जारी है जो किसी ने सोचा नहीं था, ख़ुद अल्ताफ़ हुसैन जो है उसके ख़िलाफ़ मज़म्मती करारदाद MQM ने पेश की। तहरीक इंसाफ के पास क्या स्ट्रेटजी है कराची की सियासत के हवाले से, ये तीनों चारों इशूज़ आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। और हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान। खान साहब, वेरी वार्म वेलकम। सबसे पहले ये दहशतगर्दी वाले वाक़यात से शुरू करते हैं। अभी आप मर्दान से ही तशरीफ़ लेकर आ रहे हैं, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ। कल ही हमने ऐलान किया था हमारे सिक्योरिटी के अदारों की तरफ से कि हमने तो वो सफाया कर दिया है फाटा एरियाज़ के अंदर, लेकिन अभी भी उनमें इतनी कैपेसिटी मौजूद है कि वो हिट करते हैं जहां उनका दिल करता है। असल में नदीम, प्रॉब्लम ये है कि मिलिट्री सलूशन कभी भी एक आइसोलेटेड मिलिट्री सलूशन कभी हल नहीं हुआ मसले का। अब कोई भी इंसर्जेंसी उठा के देख लें, दुनिया में कहीं भी हुई है, वो उसके साथ अगर मिलिट्री एक्शन होता है ना, वो एक पॉलिटिकल सलूशन का हिस्सा होता है। अब जो फाटा के अंदर ऑपरेशन शुरू हुआ तो बड़ा ज़रूरी था कि फौरी तौर पे फाटा रिफॉर्म्स की जाए क्योंकि वहाँ एक जब मिलिट्री ऑपरेशन हुआ तो एक वैक्यूम पैदा हो गई, पुराना सिस्टम ख़त्म हो गया, जो अंग्रेज़ का पुराना बनाया हुआ सिस्टम वो डिस्टेबलाइज हो गया, मलिक्स को मार दिया उन्होंने, तालिबान ने, कई उनके जो वज़ीरिस्तान में ख़ास तौर पे, तो एक खला पैदा हो गई। अब मिलिट्री ऑपरेशन के बाद फौरी तौर पे एक पॉलिटिकल सलूशन होनी चाहिए थी, और जो मैं कहता गया हूँ पहले भी, फाटा रिफॉर्म्स होनी चाहिए थी। उसकी रिफॉर्म अब एक आई है, एक खाका आया है, ये एकदम हो जाना चाहिए था। क्या आप सपोर्ट करते हैं कि फाटा को KPK के अंदर जम कर लिया जाए? जी, मैं समझता हूँ कि हल ही इसका ये है कि फाटा अब हर KPK की डिस्ट्रिक्ट के साथ वो मिल जाए, लेकिन जो रिफॉर्म्स हो वो आहिस्ता आहिस्ता, यानी उनके जो उनके अपने कानून हैं उनको उनके मुशावरत के साथ आहिस्ता आहिस्ता उनको जो पाकिस्तान के कानून मान जाए। वो मैं इसलिए आहिस्ता आहिस्ता कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आपको अदालतें अगर चाहिए, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन चाहिए, जो भी चाहिए, उसके लिए वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इस वक्त। तो अभी उसको फेजेस में किया जाए, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम सबसे पहले लाया जाए क्योंकि वो उनका वैसे ही बड़ा ज़बरदस्त लोकल गवर्नमेंट सिस्टम चल रहा है। उसी सिस्टम को स्ट्रेंथन करके उसके ज़रिए रिहेबिलिटेशन की जाए। देखिए, वहाँ तबाह हो गया इलाका, वहाँ दुकानें नहीं हैं, बाज़ार ख़त्म हो गए हैं, घर ख़त्म हो गए हैं, तो जो भी हमने पैसा देना है रिहेबिलिटेशन का, वो लोकल गवर्नमेंट के लिए ज़रिए। खान साहब, वहाँ हमारी फ़ौज काफ़ी बड़े पैमाने पे कार्रवाई, अब तो तकरीबन शवाल की क्लियरेंस के बाद उन्होंने कंप्लीट ऑपरेशन ऑलमोस्ट कर लिया, उस पूरे इलाके को, खैबर को दोबारा से साफ़ किया। फ़ौज कितना अर्सा वहाँ रखनी पड़ेगी, ज़रब कब कंप्लीट होगा, आपकी कोई बात हुई इसके ऊपर? देखिए जी, अगर तो पॉलिटिकल सलूशन जल्दी से ना की गई तो ये सारा कुछ हमारा फेल हो जाएगा। ये जितनी भी फ़ौज की कुर्बानियाँ हैं ये ज़ाया हो जाएंगी, क्योंकि जैसे ही वापस जाएंगे लोग, तकरीबन 30 लाख लोगों ने वापस जाना है, और जैसे अफ़गानिस्तान में 2.5 से 5 लाख IDPs अफ़गानिस्तान में हैं, वो भी जब वापस आएंगे, अगर इनके पास वहाँ कुछ हुआ ना, कोई रोज़गार ना हुआ, इनकी दुकानें ख़त्म हो गई, घर तबाह हो गए, और उनको रिहेबिलिटेट ना किया, तो ये फिर से उससे भी बड़ा मसला बन सकता है। हमारे दुश्मनों के लिए ये एक फर्टाइल ग्राउंड होगी इसके अंदर कि फिर से इंतशार पैदा करें। लिहाजा फौरी तौर के ऊपर इसके ऊपर अब पहले 1 साल 1.5-2 साल पहले शुरू कर देना चाहिए था, लेकिन अभी से शुरू करें उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए, उनका एक लोकल गवर्नमेंट सिस्टम लेके आएँ, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये फाटा के और पख्तूनख्वा के अंदर उसका हिस्सा बन जाए। आज जब आप मर्दान तशरीफ़ लेकर गए तो आपका हेलीकॉप्टर नीचे उतर रहा था और जनरल राहील शरीफ उसी वक्त वहाँ से टेक ऑफ कर रहे थे। तकरीबन उनका टेक ऑफ कर ही रहा था हेलीकॉप्टर, तो आप लैंड कर रहे थे, तो वो दोबारा हेलीकॉप्टर उन्होंने नीचे ज़मीन पे उतारा, बंद किया, बाहर निकले और आपसे उनकी बात हुई।
15-20 मिनट आपने आपस में गुफ्तगू की, क्या बातें हुई उनसे? असल में जी वो उनका हेलीकॉप्टर भी ये मीडिया के ऊपर आपको पता बहुत ज़्यादा इस पे अटेंशन आई है, तो एक तो यकीनन आपने सिक्योरिटी के हवाले से भी मामला किए होंगे, लेकिन और क्या इश्यूज थे जो डिस्कस हुए? वैसे ही लोग डर जाते हैं। इमरान खान जनरल रहील को मिला, पता नहीं क्या हो गया। बात क्या हुई थी? हुआ ये कि उनका जहाज़, उनका हेलीकॉप्टर भी था, ज़मीन पर ही था, हमारा लैंड किया, वो उतर के आए और असल में डिस्कस किया ये दहशतगर्दी का, और उनसे यही जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ यही बात उनसे भी की, और उन्होंने भी इसकी तायद की कि देखिए मिलिट्री की एक कैपेसिटी है, मिलिट्री ने अपना काम कर दिया है, अब पॉलिटिकल सोल्यूशन है इसकी, लोगों को रिहेबिलिटेट करें वो फाटा को, यही जो मैं बातें कर रहा हूँ। और उन्होंने बड़ी तारीफ़ की पख्तूनख्वा की पुलिस की। मैं ख़ास तौर पे कहना चाहता हूँ कि असल में पख्तूनख्वा की पुलिस बचा गई दोनों जगह। और वो उधर जॉइंट ऑपरेशन था सुबह जो क्रिश्चियन कॉलोनी का पेशावर में होने लगा था, 4 दहशतगर्द थे वेस्ट के साथ, पुलिस ने इंगेज किया और साथ फिर सिक्योरिटी फोर्सेस फौज ने मिलके उन चारों को अगर ना मारते तो वहाँ बड़ी तबाही मचनी थी। फिर इधर 3 पुलिस वाले अगर कुर्बानी ना देते तो ये वही कोयटा जितना बड़ा सानिया होने वाला था अगर वो अंदर चला जाता दहशतगर्द। और मुझे इतनी खुशी हुई कि सारे वकीलों ने, मैं वहाँ बार में भी गया, मैं हॉस्पिटल गया, उधर जो इंजर्ड थे उन सब ने पुलिस की तारीफ़ की कि अगर वो कुर्बानी ना देते तो हम आज नहीं थे। जनरल रहील वाला सवाल दोबारा दोहरा लूँ क्योंकि इसके ऊपर बड़ी या मीडिया में हाइप डेवलप हुई कि इमरान और जनरल रहील की मुलाकात जारी है, तो उस मुलाकात में क्योंकि आपकी रैली कल से स्टार्ट होनी है तो थोड़ा पोलिटिकल इंटरेस्ट भी है, उस पर भी कोई बात हुई, पूछा उन्होंने कि खान साहब कल सुबह कहाँ जा रहे हैं, क्या करेंगे? नहीं, रैली के ऊपर बात नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई, असल में दहशतगर्दी के ऊपर हुई। उनकी रिटायरमेंट डेट भी ड्यू है वेरी शॉर्टली और उसके ऊपर भी फैसला होना है, क्या उस पर कोई आपका कुछ सोच है जो आपने डिस्कस किया उनसे? मुझे तो ये डिस्कशन का इशू ही नहीं होना चाहिए क्योंकि वो कह बैठे हैं कि वो नहीं अपने आप को एक्सटेंशन देना चाहते, तो ये नॉन इशू है। ये वो बार बार ये इसको लाया क्यों जाता है मुझे खान साहब, लेकिन जब आप फौज वालों से मिलते हैं परेशानी इस्लामाबाद में लाक हो जाती है। वो इसलिए कि अगर मैंने बहुत ज़्यादा पैसा चोरी किया हो और मुझे कहीं से भी ख़तरा हो ना कि ये इतनी मेहनत से मैंने चोरी की है और ये पैसे को ख़तरा होता तो वैसे ही मैं डर जाता हूँ, नींदें वैसे ही मेरी हराम हो जाती हैं। ये जो असल में करप्शन का पैसा जो करप्शन करते हैं इनको ही तबाह कर देता है। यानी लोगों को तो लगता है अरबोपति बन गए, इतना पैसा है, लेकिन अंदर से सारा वक्त खौफजदा रहते हैं। जनरल रहील एक बड़ा उनका बार बार दोहराते हैं अक्सर औकात, वो जब भी कोई इवेंट हो जिसमें वो एड्रेस करें तो उसमें वो करप्शन, टेरर फाइनेंस और टेररिज्म, इन तीनों का नाता आपस में जोड़ते हैं। तो ये इशू वो है जो आपकी कल वाली रैली में, आप उसे एहतसाब रैली भी कहते हैं, आप उसे पाकिस्तान मार्च का नाम भी दे रहे हैं 3 से जिसका आगाज़ कर रहे हैं, तो आपके ख्यालात बाद चीज़ों में उनसे मुताबिकत रखते हैं? किसी भी कोई भी इस वक्त पाकिस्तान की दर्द रखता है ना, वो कहेगा आपको कि 2 चीज़ें हैं पाकिस्तान को तबाही की तरफ लेके जा रही हैं। दहशतगर्दी जिसके ऊपर काफ़ी हद तक काबू पा चुके हैं, लेकिन ये जो माशी दहशतगर्दी है, जो करप्शन है, ये असल में मुल्क को तबाह कर रही है। देखिए नदीम, अगर आप देख लें, दुनिया को उठा के देख लें, जो भी मुल्क हो अच्छे से अच्छे, ज़्यादा से ज़्यादा वसाइल हो, उसके पास तेल हो, हीरे हों, कॉन्गो के अंदर पता नहीं क्या क्या हीरे जवाहरात हैं, लेकिन वो गरीब तरीन मुल्क हैं करप्शन की वजह से। करप्शन मुल्क को तबाह करती है और करप्शन 2 किस्म की है। एक होती है अवाम की करप्शन, जब पटवारी हो, लोअर लेवल की करप्शन, ये तंग करती है लोगों को, लेकिन एक होती है जब प्राइम मिनिस्टर उसकी कैबिनेट करप्शन करे, वो मुल्क को तबाह कर देती है। देख, अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, सारी जितनी भी आज पाकिस्तान में चोर जेलों में है ना, जितने भी जेलों में 1.5 लाख होंगे, 2 लाख होंगे, 1.5 लाख होंगे, इनकी आप सारी करप्शन, इनका टोटल करप्शन का पैसा इकट्ठा कर लें, चोरी का पैसा, एक नंदीपुर, एक मेट्रो, इसमें इतना पैसा बन जाएगा कि इन सारों की करप्शन से ज़्यादा है। यानी एक बड़ा जब चोरी करता है तो वो मुल्क को तबाह कर देता है। एक ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आप देख रहे हैं ना, 200 अरब का ऑरेंज ट्रेन, ये 2 मेट्रोज 150 अरब की, ये जो बड़ी बड़ी करप्शन है, और इनके फिर कीमतें देखें, दुनिया में कितनी पे बन रही है ये मेट्रो, पाकिस्तान में कितने पे बन रही है। मोटरवे पाकिस्तान में बना था, मोटरवे अमेरिका में कई बनते हैं, आधी कीमत में अमेरिका पे मोटरवे, हालांकि वहाँ लेबर की कीमत कितनी ज़्यादा है, पाकिस्तान से आधी कीमत पे बनता था जो मोटरवे यहाँ बना है। तो इसलिए इन सारे बड़े प्रोजेक्ट्स में जब आपके प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट चोरी करते हैं, वो मुल्क को तबाह कर देते हैं। और दूसरी चीज़, एक सॉरी मैं और ऐड कर दूँ, एक जब
प्राइम मिनिस्टर चोरी करता है तो वो करता ही है इदारों को तबाह करके। अगर एफबीआर काम कर रही हो, अगर नैब काम कर रही हो, एफआईए काम कर रही हो, अगर आपकी इलेक्शन कमीशन काम कर रही हो, वो कभी पैसे नहीं बना सकता। वो पैसे बनाता ही है इनको तबाह करके। आपकी अदलिया काम कर रही हो। और दूसरा, जो पैसा अवाम पे खर्च होना होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट पे जाना होता है, वो सारा चला जाता है मेगा प्रोजेक्ट। अदलिया को तो प्राइम मिनिस्टर ने नहीं रोका। अदलिया को आपकी पिटीशन अगर मान लेती तो मान लेती, उन्होंने तो वापस कर दी। नहीं, अदलिया पीछे देख लेना। प्राइम मिनिस्टर ने, ये वाहिद दुनिया के प्राइम मिनिस्टर हैं जिनके दौर पे सुप्रीम कोर्ट पे हमला करके चीफ जस्टिस को भगा दिया, सजाद अली शाह को। सारी दुनिया बीबीसी पे, सारी दुनिया तमाशा तो आपका ख्याल है अदलिया दबाव में है कि दोबारा ना हमला हो जाए? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि कभी किसी ने वो नहीं किया जो इन्होंने किया। और फिर हम सबको पता है ब्रीफ केस गए वहाँ कोयटा बेंच के ऊपर, वो हर तारीख का हिस्सा है। इन्होंने ब्रीफ केस लेके कौन गया था? आप नदीम, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, इनका ये खास आदमी था। देखिए प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं इसलिए कहता हूँ कि जब एक तीसरी दुनिया का मुल्क बनता ही तब है जब उसकी प्राइम मिनिस्टर और उसके मिनिस्टर्स चोरी करते जो हैं। आपका टेस्ट है, वो सारे इदारे खत्म करके चोरी करते हैं। आपका टेस्ट ये है कि कल आपके साथ कितने लोग बाहर निकलते हैं, क्योंकि थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो मकबूलियत मिली थी लाहौर के एक जलसे से ही मिली थी, अक्टूबर 2011 अगर मैं मिस्टेक नहीं कर रहा। बहुत बड़े नंबर्स में लोग इकट्ठे हुए मीनार पाकिस्तान में और प्रोपेल कर दिया, बाकायदा तहरीक इंसाफ को लॉन्च कर दिया। क्या कल नंबर इकट्ठा कर पाएंगे वो वाला? देखिए नदीम, इंसान तो कोशिश करता है, ये मैं हमेशा मेरा ईमान का हिस्सा है। कामयाबी इज़्ज़त अल्लाह के हाथ में है। वो अल्लाह इंसानों की नीयतें देख के कि किस नीयत से कर रहा है, वो फिर इज़्ज़त भी देता है और कोशिश भी देखता है इंसान की। मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं अपनी पार्टी को भी बता रहा हूँ कि कल इंशाल्लाह तारीख़ बनेगी। आप कल लाहौर में इतनी पब्लिक देखेंगे कि कभी पाकिस्तान में ऐसे रैली में लोग निकले ही नहीं हैं। तो आपके इरादे क्या हैं? शहर ब्लॉक करेंगे? नहीं, हम तो जा रहे हैं, चेरिंग क्रॉस पे पहुंच रहे हैं, शादरा से हमारी रैली निकलेगी वहाँ। और इसका मकसद ये होगा कि सारे, एक तो नवाज शरीफ को सिग्नल देने के लिए कि आप अगर समझ रहे हैं ना, जिस तरह ख्वाजा आसिफ ने असेंबली में कहा, मियाँ साहब फिक्र ना करें, आहिस्ता आहिस्ता लोग इसको भूल जाएंगे, डिले करते जाएं, लोग भूल जाएंगे। एक तो उनको सिग्नल देने के लोग नहीं भूलेंगे, इमरान खान नहीं भूलेगा, पाकिस्तान की कौम इस इतना बड़ा रंगे हाथ चोरी करते हुए पकड़े गए हैं, हम नहीं भूलने लगे। और दूसरा, पाकिस्तान के इदारों को पैगाम देना चाहता हूँ, पाकिस्तान की अदलिया, ये नैब, एफबीआर, एफआईए, इलेक्शन कमीशन, इन सारों को हम पैगाम देना चाहते हैं, आप इस मुल्क के गरीब हमारे टैक्स के पैसे पे पल रहे हैं। आपका काम है एक्शन लेना, ये नहीं आपका काम कि ताकतवर के लिए एक कानून और कमज़ोर के लिए दूसरा। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने क्या नैब को कहा कि आप ये दो लाख और 4 लाख की पकड़ रहे हैं लोगों को, ये बड़े चोरों को क्यों नहीं पकड़ते? बड़े चोरों को जिनका अब नवाज शरीफ के, और इंशाल्लाह मैं कल और इंकशाफ करूंगा इनकी प्रॉपर्टीज़ बाहर पे। एक जो इनकी वन हाइट पार्क प्लेस है उसकी कीमत 650 करोड़ रुपए है हसन शरीफ की। उनकी बाकी जो है अरबों रुपए की इनकी प्रॉपर्टी है, जो मेफेयर के फ्लैट्स हैं। हम सवाल ये पूछना चाहते हैं कि क्या नैब सिर्फ ये छोटे पटवारियों के लिए रखी हुई है? ये इतने बड़े जो डाके मारे जा रहे हैं, इनको नहीं हाथ लगाएगी? 3 सितंबर का सवाल जरा और कर लें, क्योंकि लास्ट टाइम आप आए थे प्रोटेस्ट करते करते, डी चौक में आए थे। डी चौक में आपका वो जो धरना था, फिर वो प्राइम मिनिस्टर के इस्तीफे के ऊपर मुंतज हो गया। आपने कहा इस्तीफा लेकर जाऊंगा, नतीजा तो वो नहीं निकला, लेकिन आपने डिमांड वो कर दी। अब क्या करेंगे? अब आप कल प्रोटेस्ट करके वापस आ जाएंगे, या कल भी कहेंगे कि नवाज शरीफ का या तो पहले आज एहतसाब शुरू हो जाए या आज वो इस्तीफा दे दें फिर जाऊंगा? क्या करेंगे? देखिए जो धरना था ना जी, धरना एक बड़ी स्पेसिफिक वजह थी, मैं सिर्फ लोगों को याद कराना तो वो चाहता हूँ। ठीक है, वो जेहन में है बातें सारी, that took 126 days। सिर्फ 4 हलकों को इन्होंने खोला, 1 साल लगाया, सारे दरवाजों पे गए, सुप्रीम कोर्ट से लेकर इलेक्शन कमीशन, पार्लियामेंट, सब। जब नहीं गए तो हम एक पुरअमन एहतजाज किया और उसके नतीजे में जुडिशल कमीशन बनी। अब सिंपल चीज़ है कि पार्लियामेंट की सारी पॉलिटिकल पार्टीज, तब तो हम अकेले थे ना, अब सारी ऑपोजिशन पार्टीज कह रही हैं कि TORs के मुताबिक नवाज शरीफ का एहतसाब हो। और आर्टिकल 90 कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट जवाब दे पार्लियामेंट को। अब हम जवाब मांग रहे हैं और बजाय जवाब देने के प्राइम मिनिस्टर, एक तो उन्होंने जो जवाब दिए वो झूठ बोले हैं, मैं खुलेआम कहता हूँ झूठ बोले, हमारे पास सबूत है इन्होंने झूठ बोले हैं अपने जो लंदन के फ्लैट्स थे।
दूसरी चीज़, इन्होंने अटैक कर दिया हम सब पे कि जनाब आप भी चोर हैं, फलाना भी चोर है, धमकियां दे रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे पास कोई रास्ता इन्होंने नहीं छोड़ा। पब्लिक प्रोटेस्ट के अलावा हमारे पास क्या रास्ता है अब? सारे ना कोई इदारा एक्ट कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में हम जाएंगे, फिर हम अपील करेंगे। मुझे हैरत हुई सुन के कि रजिस्ट्रार कहते हैं फ्रिवलेस है। फ्रिवलेस, अगर ये फ्रिवलेस है तो यूसुफ रजा को क्यों उन्होंने फारग किया? उसके मुकाबले में तो ये तो ओपन एंड शट केस है। ये तो पैनमा में जो आपको एतराज है सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के फैसले के? नहीं, मैं इसको फ्रिवलेस कहना, फ्रिवलेस कैसे हो गया ये? आप ऑब्जेक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर, ठीक है सर, आप रिव्यू उस पर फाइल करेंगे। अपील कल क्या पीपल्स पार्टी वाले आपका साथ देंगे 3 सितंबर को? कल सब ने बैक किया है। पीपल्स पार्टी शामिल होगी? पीपल्स पार्टी पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस पर। कौन शामिल होगा? मुझे नहीं पता। बिलावल भुट्टो आएगा उसमें? नहीं, लेकिन मैं जानता नहीं। शाह महमूद उनसे कांटेक्ट में थे, उनका शाह महमूद राब्ते कर रहे थे। तो ताहिर अल कादरी साहब अपनी वो लेके आ रहे हैं रैली। इसमें क्यू लीग चौधरी शुजात अपनी रैली लेके आ रहे हैं। इसमें पीपल्स पार्टी ने कहा है वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपनी रैली लेके आ रहे हैं। MWM वाले आएंगे जी, उनसे भी बात हो गई है। जमात इस्लामी वाले आएंगे कि नहीं आएंगे? क्योंकि वो आपका मोहब्बत अजीब सी है जमात इस्लामी से, कभी वो आपके साथ होते हैं, कभी आपसे लहदा होते हैं। नहीं, वो अपनी उनकी सोच है। हमने उनको इनविटेशन तो दिया, अब देखें कि वो कल आते हैं नहीं। लेकिन बहरहाल अवाम का इंशाल्लाह समुंदर होगा, रिकॉर्ड लोग निकलेंगे। और मुझे इसलिए निकलेंगे, लाहौर पाकिस्तान का पॉलिटिकल कैपिटल है, पंजाब का कैपिटल है, पॉलिटिकल कैपिटल है। लाहौर ने जब भी मैंने लाहौर को कॉल दी है, और अब लाहौर को पता है कि ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बात है। देखिए, मैं पाकिस्तान मार्च इसको किया है, एहतसाब, तहरीक एहतसाब के अंदर पाकिस्तान मार्च। अगर नवाज शरीफ यहाँ से बचते हैं नदीम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं सारी अवाम को बताना चाहता हूँ। अगर इतने ब्लैक एंड वाइट केस से ये बच जाते हैं, ये क्या करेंगे मैं आज आपके सामने प्रोटेक्ट करता हूँ। सारे पाकिस्तान के इदारों को मज़ीद तबाह करेंगे। अरबों रुपया जो इस मुल्क का इनके पास है, कर्जे लेंगे, लेकिन अरबों रुपया अगले इलेक्शन पे खर्च करेंगे। क्योंकि इनके लिए फिर अगला इलेक्शन जीतना इसलिए ज़रूरी होगा क्योंकि अगर वो नहीं जीतेंगे जेल में चले जाएंगे। इनको पता है, क्योंकि केस तो ब्लैक एंड वाइट है, बाहर तो हमने तो नहीं निकाला, नहीं तो बाहर पैनमा पेपर्स बाहर निकले हैं। अब अगर इसमें से ये निकलते हैं, ये पाकिस्तान को इतना नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि ये अपने आप को बचाने के लिए, अपनी करप्शन बचाने के लिए इस मुल्क को इतना नुकसान पहुंचाएंगे कि ये पाकिस्तान तबाही की तरफ मजीद जाएगा। आपको सिर्फ मैं एक स्टैटिस्टिक देना चाहता हूँ। 10 साल पहले टोटल पाकिस्तान का कर्जा 6000 अरब था, 6 ट्रिलियन रुपया। इन्होंने एक साल में तकरीबन 3 ट्रिलियन रुपया ले लिया कर्जा। कौन वापस करेगा? एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं, रेमिटेंसेस गिर रही हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, किधर से पैसा वापस करेंगे? इनको फिक्र नहीं है, क्योंकि इनका सिर्फ मकसद है यहाँ से पैसा बनाओ, पैसा बाहर रखो, बच्चे बाहर बैठे हैं, प्रॉपर्टीज बाहर हैं, अगर पाकिस्तान नीचे जाता है ये बाहर चले जाएंगे। एक आपसे जमात इस्लामी का सवाल और पूछ लूँ, फिर कराची के हवाले से भी जानना चाहूँगा। जमात इस्लामी से आपका साथ छूटता लगता है, क्योंकि पंजाब के अंदर लियाकत बलोच जो है उनका रुझान नून लीग की तरफ है। सिराजुल हक की शायद सुनवाई पंजाब में नहीं है, तो कितने दिन साथ ऐसे चलेगा? देखिए, मैं नदीम, मेरी तो हमारे तो बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। मैं तो सिराजुल हक से डील करता हूँ, हमारे ठीक ठाक ताल्लुकात हैं, बल्कि हम डिस्कस भी कर रहे हैं। जेलम वाले इलेक्शन में आपको उन्होंने सपोर्ट क्यों नहीं किया? मेरे तो ख्याल में किया था, मुझे अब याद नहीं कि किया था, लेकिन माशाल्लाह वो रिज़ल्ट देख लें जेलम का, आप देख लें उसका, वज़ीराबाद का उससे पहले रिज़ल्ट जो वहाँ जो वज़ीराबाद का बाई इलेक्शन में आपने दोनों में अच्छा कम्पीट किया। नंबर उससे पहले वज़ीराबाद में 40,000 से हारते हैं जनरल इलेक्शन में, और 1600 से हारते हैं बाई इलेक्शन में। याद रखें, नून लीग एक बाई इलेक्शन नहीं जीती थी काफ लीग के खिलाफ, एक बाई इलेक्शन नहीं पंजाब में जीती थी। एक ब्रेक ले लें, एक शॉर्ट ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। इमरान खान तहरीक इंसाफ के सरबराह हमारे साथ हैं। खान साहब, ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद 6 सितंबर कराची में आप जा रहे हैं, MQM बहुत उतार चढ़ाव के अंदर जा रही है, अल्ताफ़ हुसैन के साथ क्या होना चाहिए? देखिए जी, अल्ताफ़ हुसैन को तो हमेशा के लिए पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से बाहर करना चाहिए। कैसे? बैन लगाना चाहिए इसके ऊपर। अल्ताफ़ हुसैन कोई पे MQM पे कोई प्रो अल्ताफ़ MQM हो, उसको बैन करना चाहिए। और मैं आपको, जो भी मेरा सारी दुनिया में मैं फिरा हुआ हूँ, किसी डेमोक्रेसी में इसकी इजाज़त नहीं हो
कि एक पार्टी का हेड बाहर बैठ के पहले तो इंतशार फैलाए मुल्क में, उनकी बाहर की एजेंसी से कनेक्शंस हो, जो हम नहीं कह रहे, बीबीसी कह रही है, गार्डियन कह रहा है, मुस्तफ़ा कमाल कह रहे हैं, इनके अंदर। मैंने खुद जब हिंदुस्तान में मैं था तो मुझे खुद हिंदुस्तान टाइम्स के सहाफ़ियों ने कहा कि रॉ की दावत पे आया अल्ताफ़ हुसैन वहाँ हिंदुस्तान। तो एक आदमी बाहर की एजेंसीज के साथ कनेक्टेड मुल्क में इंतशार फैलाता है, खुद बाहर बैठा हुआ है, और फिर कहता है पाकिस्तान को तकसीम होना चाहिए, टूटना चाहिए, फिर कहता है पाकिस्तान टेररिज्म का सेंटर है। यानी इस तरह की कौन बर्दाश्त करता है? ये मुल्क है कि यहाँ अपॉर्चुनिस्ट आते हैं पावर में। वो इसके साथ अल्ताफ़ हुसैन के साथ अलायंस करते थे क्योंकि इनका काम पाकिस्तान नहीं की खिदमत नहीं, पैसा बनाना था, अपनी खिदमत करनी थी। लिहाजा एक आदमी जो पता था इनको, मैं 11-12 साल से इसके खिलाफ शोर मचा रहा हूँ, सबको पता था, सारे इसको प्रोटेक्ट करते थे क्योंकि उनकी गवर्नमेंट बचाना चाहती थी। इस मसले पे सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहेंगे? नहीं, इसमें तो गवर्नमेंट को स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसमें तो अब आपको कोई ज़रूरत नहीं है कोई अदालती कार्रवाई की, क्योंकि उसने जो स्टेटमेंट्स दे दिए हैं उसी के ऊपर इसको तो नंबर 1 पाकिस्तान में बैन, नंबर 2 इनको बरतानिया को अप्रोच करना चाहिए। जो किया है, रेफरेंस फाइल किया इंटीरियर मिनिस्ट्री इंटीरियर नहीं, नवाज शरीफ को, गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन को, डेविड जो ट्रीजा में हैं, इनको कहना चाहिए कि ये कौन से कानून इजाज़त आपका देता है कि आपका शहरी बैठ के यहाँ इंतशार फैला रहा है। वहाँ एक है इंसाइटमेंट टू वायलेंस, एक कानून, एक उनका कानून है, सज़ा मिलती है इंसाइटमेंट टू वायलेंस पे, ये बार बार कर रहा है। तो गवर्नमेंट पहले तो गवर्नमेंट से बचा। डॉक्टर फारूक सत्तार की जो MQM पाकिस्तान, आप जो वो कहते हैं हमारा लंदन से कोई ताल्लुक नहीं, उसके साथ अलहदा से डील करना चाहिए, ये आप सेपरेट कर लें, दो चीज़ें अलहदा कर दें? देखिए जी, ये तो अब वाजे हो जाएगा कि हमें मानना चाहिए कि फारूक सत्तार कह रहे हैं कि उन्होंने अलहदा अपने आप को कर लिया, तो उनको चांस देनी चाहिए, बिल्कुल चांस देनी चाहिए। लेकिन अगर आगे से ये पता चला कि अल्ताफ़ हुसैन इनको फिर से कंट्रोल कर रहा है, और मेरा क्या तजर्बा है, अल्ताफ़ हुसैन कभी भी इनको आज़ाद नहीं होने देगा, क्योंकि वो एक माफिया हेड है। अगर वो जेन्युइनली इंटरेस्टेड होता कि MQM एक इंस्टीट्यूशन बन जाती तो अपना चूज करता सक्सेसर चूज करता। उसने कभी किसी को अपने नंबर 2 नहीं बनने दिया। 6 सितंबर को आप फारूक सत्तार की MQM पाकिस्तान और मुस्तफ़ा कमाल की पाक सरज़मीन पार्टी, इनको बुलाएंगे अपनी रैली में? तो हम ओपन इन्विटेशन है कि जो भी इस वक्त ये पाकिस्तान के लिए, देखिए मैं आपको एक और भी बात बताऊं, दावत देंगे इनको? मैं नदीम इससे आपको एक ओवरऑल बात करता हूँ। देखिए इस वक्त क्या तहरीक इंसाफ कराची में वोट्स लेके पावर सीटें ले ले, क्या ये इशू होना चाहिए, या कराची को इस वक्त अमन चाहिए, एक यूनिटी चाहिए, सबको इकट्ठा होना चाहिए, क्या ये ज़रूरत है, या तहरीक इंसाफ अपना सोचे और हम भी वही पॉलिटिक्स करें, तकसीम लोगों को, जो आज तक नफ़रतों की पॉलिटिक्स, लोगों को तकसीम करके तो वोट लेना। मेरी इस वक्त कोशिश है कि पाकिस्तान के जो हर कराची के जो वो एलिमेंट है जो यूनाइट होना चाहता है, जो कराची को अमन देखना चाहता है, कराची में जो ये दहशत गर्दी की पॉलिटिक्स, ये भत्ताखोरी जिससे इन्वेस्टमेंट भाग गई है कराची से, दुबई लोग चले गए हैं, मलेशिया चले गए हैं, बांग्लादेश चले गए हैं लोग कराची से, उन लोगों को जो हमारा फाइनेंशियल कैपिटल है, इसको हम सिक्योर कैसे कर सकते हैं, अमन कैसे आ सकता है, ये प्रायोरिटी है। आपकी 2 रैलीज हैं जी, 3 सितंबर और फिर ये 6 वाली, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपके जहन में क्या है? क्योंकि 3 सितंबर भी आप रैली फिनिश करेंगे, फिर 6 को भी फिनिश करेंगे, फिर आपने जाना है अल्टीमेटली अपने कंटेनर को, आजकल आप चमका रहे हैं, तैयारी आप उसी की में, वो आपका क्या प्लान है? 3 सितंबर इंशाल्लाह कल रात को जब हमारी रैली पहुंच जाएगी चेरिंग क्रॉस, तो मैं अनाउंस करूंगा कि मेरा अगला कदम क्या है। 3 को मैं अनाउंस करूंगा अगला कदम, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि इनके लिए गवर्नमेंट करना मुश्किल होता जाएगा। अभी तक तो हम पुरअमन रैलीज कर रहे हैं ना, जब हम शट डाउन के ऊपर आए, ये गवर्नमेंट नहीं कर सकेंगे। शट डाउन कब शुरू करना है? क्योंकि शट डाउन इज़ नॉट फार अवे। जो हमारी इतलात हैं कि आप सितंबर के महीने में, जल्दी में, ईद के फौरी बाद आप उस तरफ जाएंगे। नहीं, मैं मुस्कुरा रहे हैं आप, तारीख बता दें कब शट डाउन की तरफ जाना है, अगली कॉल कब देनी है? कोई चीज़ कल पे भी छोड़ देना, तो कल इंशाल्लाह मैं अपनी सारी जो लाहौर की पब्लिक होगी उसको मैं, कराची और लाहौर बंद करने का आपने अगला प्लान देना है, और फिर आपने कंटेनर अपना जो है उसमें पहियों वहियों में हवा चेक करवा रहे हैं, तैयारी में आप उस पर सवार होने की? कंटेनर पूरी तरह तैयार है, और ये जमहूरियत का हुस्न है, पुरअमन एहतजाज ये होगा। अभी तक तो वही हो रहा है, लेकिन मैं ये चौक या लाहौर के देखिए अल्टीमेट ठिकाना कौन सा बनाना है? नदीम, पाकिस्तान को मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो ब्राज़ील के अंदर
उन्होंने अपने प्रेसिडेंट को रिजाइन करवाया सिर्फ झूठ बोलने पे, झूठ बोलने पे प्रेसिडेंट को रिजाइन करवा दिया। यहां मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन, टैक्स इवेजन, कंसीलमेंट ऑफ एसेट्स, और कोई पूछने, वो कह रहे जी मैं अपने आप को पहले कहते हैं एहतसाब के लिए तैयार हूं, और फिर एहतसाब कहते तो मैं फैसला करूंगा कैसा एहतसाब होगा। यानी कि जो चीफ जस्टिस को उन्होंने इनके TORs को रिजेक्ट किया था नून लीग के, वो क्या था, वो नवाज शरीफ TORs बना रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए। इसलिए हम इंसाफ चाहते हैं। नवाज शरीफ को कोई हक नहीं पहुंचता इस मुल्क में किसी को सजा देने में। जेल खोल दें, अगर नवाज शरीफ को नहीं ना पकड़ना और इसके ऊपर इसका एहतसाब नहीं करना, जेल खोल दें। गरीब लोगों को जेलों में डाला हुआ है। लास्ट टाइम आपके ऊपर एक तनकीद थी कि धरने की पीक के ऊपर आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर एक एग्रीमेंट करते, नून लीग अंडर प्रेशर थी और पीछे हो जाते। वहाँ आप, मैं इस्तीफा लिए बगैर नहीं जाऊँगा, उस वजह से आपने सियासी नुकसान कर लिया अपना भी और प्राइम मिनिस्टर के लिए भी। शायद वो रिफॉर्म वाला एक ऑप्शन खुला था जो बंद हो गया। देखिए नदीम, बिल्कुल ये अब क्या करेंगे आप? नहीं, ये आपका तासुर गलत है। देखें, अब जो मौजूदा कानून है इलेक्शन कमीशन के, इसी पे कर दे तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाता है। मुझे ये बताएं कि 40 फाइंडिंग्स जुडिशल कमीशन ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ दी। 40 फाइंडिंग्स, रिफॉर्म नहीं ना, एक के ऊपर काम किया इन्होंने। नहीं, एक फाइंड, अगर वो 40 फाइंडिंग्स पे अमल कर दे ये इलेक्शन कमीशन तो अब तक ठीक हो जाता। ना इन्होंने इंक्वायरी की, एक आदमी को नहीं निकाला, 2.5 करोड़ बैलेट मिसिंग था। इसलिए कि ये इलेक्शन कमीशन, जब इलेक्शन कमीशन एक पार्टी के साथ, नून लीग के साथ मिल जाए, आप जो मर्जी रिफॉर्म्स लें, उससे क्या फर्क पड़ेगा। आप जो देखें, जब इलेक्शन कमीशन और नून लीग इकट्ठे मिलकर इलेक्शन लड़े, आप क्या फर्क, सारे कानून, कम कानून तोड़े इन्होंने। मुझे बताएं, 35% फॉर्म 15 मिसिंग था, ये कानून की खिलाफ वर्जी थी, एक आदमी को सजा दी है, क्योंकि अगर सजा देंगे तो ये एक्सपोज हो जाएंगे। लेकिन आपके पास ऑप्शन क्या है जी? आपके जुडिशल सिस्टम में बॉटलनेक्स हैं। ख्वाजा साद वाली सीट जो है उनके खिलाफ फैसला हुआ है और उसके ऊपर अपील हुए, एक उम्र गुजर चुकी है, नहीं आगे बढ़ा। बाकी आपके हलकों का हुआ, 2 में इलेक्शन हो गए, चौथी ख्वाजा आसिफ वाली वो अभी भी चल रहा है, 4था साल चल रहा है हुकूमत का। तो आपके सिस्टम के अंदर बॉटलनेक्स है। नहीं, कानून सारे हैं नदीम, प्रॉब्लम यह है कि यहाँ ताकतवर को आप इंसाफ के नीचे ला ही नहीं सकते। यहाँ एक कानून ताकतवर के लिए, कमज़ोर के लिए। अब मुझे बताएं, एग्जैक्ट वो एक टीवी चैनल थी, उसका केस आया, अखबार में पब्लिश हुआ, FIA ने एक्शन लेके बंद कर दिया उसको। ये नवाज शरीफ का सारा दुनिया के अंदर इसकी तस्वीर आई है, 8 सरबराहों की, जिसमें एक नवाज शरीफ है, इनकी इंकशाफ हो गया। क्यों नहीं एक्शन लिया? किस इदारे ने एक्शन लिया? ये प्रॉब्लम कानून का नहीं है। यहाँ ताकतवर को पाकिस्तान में कोई पकड़ ही नहीं सका आज तक। मैं आज ताकतवर हूँ, मैं आज आपको कत्ल करके दिखा देता हूँ, मुझे यहाँ नहीं पकड़ेगा कोई। एक शॉर्ट ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। आपके पास पॉलिटिकल ऑप्शंस क्या है, क्या करेंगे रैलीज के बाद? हमारे पास एक जमहूरी पार्टी के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होती है, जमहूर के पास जाना, लोगों के पास जाना, अवाम के पास जाना, अवाम को बताना कि आपकी तबाही है अगर आप खुद नहीं कुछ एक्ट करेंगे। आपके सामने आपका प्राइम मिनिस्टर की चोरी आम आदमी की चोरी नहीं है। अब प्राइम मिनिस्टर अपनी चोरी बचाने के लिए सारा पाकिस्तान के इदारे तबाह करेगा, इदारे तबाह होंगे, मुल्क तबाह हो जाता है। लेकिन 4 माह में लास्ट टाइम आप जो अचीव करना चाहते थे वो नहीं कर पाए। अल्टीमेटली एक वाक़या पेशावर में हुआ, आपकी आर्मी चीफ ने आप दोनों को साथ बिठाया, फिर आप मेज़ पे आ गए और वहाँ आपकी एग्रीमेंट हो गई। जो वाक़या हुआ मुझे आर्मी चीफ ने बिल्कुल नहीं बिठाया। मैं जब वाक़या हुआ, वो वाक़या ऐसा था, हमारी कौम को उसने ऐसे इम्पैक्ट किया कि मैंने फ़ैसला ये किया कि इस वक्त हम, हालांकि ये आपका इलेक्टोरल प्रोसेस अगर ठीक नहीं है तो आपकी जमहूरियत ठीक नहीं है, जमहूरियत ठीक नहीं है, मुल्क ठीक नहीं है। लेकिन मैंने फ़ैसला किया कि वो उसका इतना ट्रॉमा था पाकिस्तान को, उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा कि मुझे इस वक्त गवर्नमेंट को पूरी तरह बैक करना चाहिए, और वो मैंने किया बैक पूरी तरह। लेकिन अब जो सिचुएशन है, देखें, अब जो भी हो जाए, आज अगर हम स्टैंड नहीं लेते इसके ऊपर, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल ही नहीं है। इनके, अगर ये नवाज शरीफ निकल जाते हैं, इसका मतलब यहाँ बनाना रिपब्लिक है, कोई कानून नहीं है। इसका मतलब आप इनके बच्चों की गुलामी करेंगे, आप उनको भी नहीं शिकस्त दे सकते। लोग निकलेंगे आपके नारे पे, क्या स्लोगन देंगे जिस पे लोग इमरान खान के पीछे खड़े हो? लोगों को मैं ये बताऊंगा कि देखिए, इमरान खान की तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, अल्लाह ने इमरान खान को तो सब कुछ दिया है, लेकिन अपने बच्चों का सोचो। जिस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जब चोरी करता है और इदारे तबाह करता है, वो मुल्क का मुस्तकबिल तबाह कर देता है। अगर आप एक्शन नहीं लेते इसके ऊपर, ये करेगा क्या? ये अगला इलेक्शन खरीदेगा, और वो अगला खरीदने का मतलब इलेक्शन कमीशन को जिस तरह पिछली बारी खरीदा है,
नादरा के ऊपर मैनिपुलेट करवाएंगे। ये इन पुलिस इनके साथ है, पंजाब पुलिस से ये हर किस्म का हमारे पास रिकॉर्डिंग है। एसपी पुलिस वोट मांग रहा है नून लीग के लिए, तो इनकी पुलिस छोटी गैंग को इसलिए नहीं हरा सकती, इन्होंने तबाह कर दिया पुलिस अपने साथ मिलाएंगे, इंतकामी कार्रवाई करवाएंगे। ये वो हरबा इस्तेमाल करेंगे पावर में रहने के लिए, क्योंकि पावर में अगर नहीं रहते तो ये जेलों में जाते हैं। आपकी अपोजिशन डिवाइडेड है, जब तक आपकी अपोजिशन यकजा ना हो तो एक बड़ी स्टेबल गवर्नमेंट जिसके पास कोई 2/3 मेजोरिटी है उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। इस वक्त नदीम अपोजिशन इकट्ठी है इस पैनमा के ऊपर। बड़ी जमात की सिर्फ नुमाइंदगी आनी है जी, पीपल्स पार्टी की तरफ से नुमाइंदा ग्रुप आएगा, MQM वाले अंदर शामिल नहीं है, बाकी जमातें छोटी छोटी जमातें किसी के रुकने समझ भी नहीं है। नहीं, MQM तो खैर अपनी ज़िंदगी मौत की सुबह जंग लड़ रही है, उन्होंने तो फैसला करना है कि अल्ताफ़ हुसैन से जान किस तरह छुड़ानी है, लेकिन जो निकलेगी वो पाकिस्तान की आवाम निकलेगी। देखें, जो पार्टीज़ अब खड़ी नहीं ना होंगी इस वक्त इस स्ट्रगल में, जो पार्टीज़ नहीं खड़ी होंगी और जो जाएंगी नवाज शरीफ की तरफ, वो सारे लोग कहेंगे जी ये भी करप्ट है, इसलिए वो मजबूरी में उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करेंगे वो तबाह हो जाएंगी। पाकिस्तान एक आगे निकल चुका है, सोशल मीडिया आ चुका है, नौजवान को समझ आ गई है, एक एक इशू एकदम फैल जाता है। अब ये नहीं होगा। आप इंशाल्लाह आप कल देखेंगे, कल तारीखी क्राउड निकलेगा नदीम। जो इस मूवमेंट का हिस्सा नहीं बनेगा वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से फारिग हो जाएगा। अक्टूबर 2011 से ज़्यादा लोग निकलेंगे इंशाल्लाह। कल पाकिस्तान में तारीख बनेगी। लाहौर के अंदर आप देखेंगे, क्योंकि सियासी शऊर रखते हैं, लोगों को पता है इशूज़ क्या हैं, अपने मुस्तकबिल की जंग लड़ रहे हैं, आप देखेंगे कि लाहौर में रिकॉर्ड क्राउड होगा। सितंबर का महीना आप सोचते हैं कि फैसला कुन महीना साबित हो सकता है आपके लिए भी, क्योंकि आपकी सियासत भी इस इशू के ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्टेक्स हैं आपके? नदीम, मुझे कोई फ़र्क पड़ता है कि मेरी सियासत है क्या? मैं अपने मुल्क के लिए लड़ रहा हूँ। अल्लाह ने किस चीज़ की मुझे कमी दी है, अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है, मैं उसका शुक्रगुजार सारी ज़िंदगी करूँ। पार्टी के हेड हैं, आपकी डिज़ायर तो यही है ना कि आपको मौका मिले। देखिए जी, मेरे हाथ तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में अगर मैं पावर के लिए आना होता तो बड़े शॉर्टकट्स, यहाँ तो सारे शॉर्टकट से आ चुके होते हैं, आसान है, कॉम्प्रोमाइज़ ही करना होता है, ज़मीरी बेचना होता है ना। और मुझे ज़रूरत क्या पावर की? मुझे अल्लाह ने इतना इज्जत दी है। मैं इस का महीना फैसला मैं कह रहा हूँ, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। हम देखना चाहते हैं अपने मुल्क को एक वो मुल्क जो बनना चाहिए था। हम जिस तरफ जा रहे हैं तबाही की तरफ, कर्जे ले रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, इदारे तबाह हो रहे हैं। दो रास्ते हैं पाकिस्तान, या हम इसी तरफ जाएं और ये इनके बच्चों की और ये बारियां लेते रहें, और या हम इदारों को जोर लगाएं कि आप अपना काम करें और प्रेशर, और ये सिर्फ पब्लिक डाल सकती है। स्टेटस को सिर्फ पब्लिक शिकस्त दे सकती है। पब्लिक निकलेगी, इनको मजबूर करेंगे कि आप हमें इंसाफ दें, और यही मुस्तकबिल, और फिर एक नया पाकिस्तान बनेगा। जो आप एहतसाब मांग रहे हैं, क्या उसके लिए सितंबर फैसला कुन होगा? क्योंकि मेरे ख्याल में अगर ये महीना आप गुजार देते हैं तो फिर आगे आप 2018 के इलेक्शन का इंतजार करिए, फिर कोई एहतसाब आप नहीं है। देखिए, स्ट्रगल की कोई टाइम फ्रेम तो होता नहीं है। स्ट्रगल तो एक सारी मेरी 20 साल की स्ट्रगल है, तो ये और चले जाएगा, पता नहीं कितनी देर लगती है। लेकिन मुझे इतना पता है कि हम अब फैसला कुन वक्त पे पहुंच गए हैं, क्योंकि 5 महीने दिए इनको कि TORs मान जाएं। वाजे हो गया कि नवाज शरीफ डर रहे हैं TOR से, क्योंकि उनको पता ही पकड़े जाएंगे TORs में। लिहाजा अब ये कोशिश करेंगे कि किसी तरह टाइम खींचते जाएं, लोग थक जाए। हमने ये जोर लगाना है कि अब हमने इनको फोर्स करना है कि आप खड़े हो एहतसाब के लिए, नहीं तो हम सड़कों पे हैं, और वो हमने अभी फोर्स करना है। यानी आपको इंशाल्लाह, मैं अब ज़्यादा बात नहीं करता क्योंकि कल मैंने अनाउंस करना है अगला मेरा। लेकिन आपने 3 स्टेप्स अच्छे आपके, वो काफ़ी हम प्रोग्राम से आपके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपने 3 सितंबर की रैली के बाद शटडाउन की तरफ जाना है, जो आप पोस्ट ईद हो सकता है कि शहरों को बंद करें, लाहौर और कराची को, और फिर आप कंटेनर अपना तैयार वार कर रहे हैं, चेक वेक कर रहे हैं उसकी वाह। हाँ, उसकी ऑयल शॉयल सारा ठीक कर रहे हैं, उसकी वो दिन भी ज़्यादा दूर नहीं है। देखें ना, मैं फिर से कह रहा हूँ, हमने अगर इनका परेशान कर रहे हैं उनको। अगर मियाँ साहब का ख्याल है जिस तरह ख्वाजा आसिफ, मियाँ साहब बस आप फिक्र ना करें, आप आराम से बैठें, यहाँ चोरियाँ होती रहती है, डाके मारे जाते हैं, लोग लुटते जाते हैं, आप थोड़ा टाइम दो, लोग भूल जाएंगे। हमने भूलने नहीं देना, हमने नहीं भूलने देना। और आप देखेंगे इंशाल्लाह कल शुरू होगा, और कल मैं रात को लायामल दूंगा, और वो इनके लिए मुश्किल होगा अगर ये अपने आप को एहतसाब के लिए पेश नहीं करेंगे, ये गवर्न नहीं कर सकेंगे। अगर आपकी इजाज़त हो तो एक लास्ट क्वेश्चन, बिल्कुल प्रोग्राम के एंड पे आ गए हम। क्रिकेट टीम का बहुत बुरा हाल है वनडेज़ में। टेस्ट में तो वो मिसबा हमारा और यूनुस खान अच्छा परफॉर्म करते हैं तो हम नंबर 1 बन गए। वनडेज़ में 9वें नंबर पर हैं, हो सकता है क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़े वर्ल्ड कप के लिए। उसके लिए भी बताइए कि उसका भी कोई तरीका है ठीक करने का? पहले तो एक सबक ये है कि जिसने आपकी मदद की है इलेक्शन में धांधली करने की, मियाँ साहब, उसको क्रिकेट बोर्ड के क्या क्वालिफिकेशन है हेड बनाने की, उसकी क्या क्वालिफिकेशन है?
आप सिफारिशों को लगाएंगे तो वही होगा, हर जगह यही हो रहा है, सारे पाकिस्तान के इदारे इसी तरह तबाह किए। बट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जो मुझे अभी तक समझ नहीं आई, किस क्रिकेट माइंड ने फैसला किया कि मिसबाह जिसने इतनी बड़ी अचीवमेंट की कि 2 ऑल सीरीज़ कर दी और पता नहीं 20 साल के बाद पाकिस्तान 2 ऑल करके आया है, यानी सीरीज़ ड्रॉ किया इंग्लैंड में, उसको किस बेवकूफ़ ने फैसला किया कि वो वनडे में नहीं कैप्टन कर सकता? टेस्ट की कैप्टनसी ज़्यादा मुश्किल होती है। शायद अफरीदी वनडे की तैयार हो गए, टेस्ट क्रिकेट छोड़ गए थे, टेस्ट की कैप्टनसी छोड़ गए थे, आपको पता होना चाहिए। वो ज़्यादा मुश्किल होती है। वो जो मुश्किल काम करा है उसको जो आसान काम आया वनडे क्रिकेट को उसको बाहर कर दिया। ये कौन से माइंड, देखें आप अगर लीडरशिप चेंज करेंगे टीम सेटल नहीं होती, कॉम्बिनेशंस नहीं बनते। वो जो आपका मेन जो डिलीवर किया मिसबाह ने उसको बाहर बैठा दिया। तो आपके ख्याल में जो हमारा की डिसीजन है मिसबाह को दोबारा वनडे का कप्तान लगाना चाहिए? जिसने अभी इतनी बड़ी परफॉर्मेंस दे के आया है, वो सीधी वनडेज है, उसको आप खिलाएं, वो फॉर्म में है, उसको ऊपर जो भी दुनिया में देख लें जो टॉप टेस्ट बैट्समैन है वो सारी जगह कामयाब है। वो 2020 में भी है, 50-50 में भी है, क्योंकि वो जो टेस्ट अच्छी खेल जाता है। और सारी दुनिया में कोहली को ले लें, जो ऑस्ट्रेलिया का ले लें, इंग्लैंड का, जो भी टॉप बैट्समैन है टेस्ट में वो सारी खेल लेता है। इसने इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, इसको बाहर बैठा दिए। इमरान खान तहरीक इंसाफ के सरबराह, बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में आप हमारे साथ रहे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।